अभी की तो बात है जब हम घंटों लाइन में लगकर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने जाते थे। अभी की ही तो बात है जब बैंक के क्यू में लगकर चेक हाथ में लेकर पैसा विड्रॉ करने जाते थे। क्या दिन थे वो। और अब है जब इंडिया वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पेमेंट सिस्टम बना चुका है और हम उसे यूज करते हैं, दैट इज यूपीआई। एंड हाँ, ये कोई कॉपीड सिस्टम नहीं है। इनफैक्ट इस टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया ने वर्ल्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, और तो और यूएस और चाइना जैसे सुपर पावर को इससे थ्रेट है। हाय, आई एम प्रियांशी सिक्ची। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जहां इंडिया बार्टर सिस्टम यानी कि गुड्स के बदले में गुड्स देता लेता था, वहीं आज इंडिया ने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है जिससे वर्ल्ड को ही नहीं अट्रैक्ट किया है, बल्कि इंडिया में इतने ट्रांजैक्शंस डिजिटल हो चुके हैं कि जहां 6 ट्रांजैक्शन होते थे साल में, वहीं आज 782 करोड़ ट्रांजैक्शन 2022 में हुए हैं। चलो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। नहीं, थोड़ा और। हम 300 साल पीछे आ चुके हैं, जहाँ पे हमारे पास करेंसीज नहीं हुआ करती थी ट्रेड करने के लिए। हम गुड्स एक्सचेंज करते थे, यानी अगर आपके पास चावल है तो वो मुझे दे दीजिए और मैं आपको दाल दे दूंगी। वैसे ही एक्सचेंजेस और ट्रेड्स होते थे। सिर्फ एलिट पीपल के पास, राजा महाराजाओं के पास कॉइन्स हुआ करते थे, वो भी गोल्ड सिल्वर मेटल्स उनके। फिर जब हम थोड़ा आगे बढ़े 1800s में आए, तभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रुपी की मिंटिंग स्टार्ट की थी। वो भी बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, यहाँ 3 जगह होती थी। और उस पे ना अपनी इंडियन रुपी वॉज नॉट अ लीगल टेंडर। तब भी वो उनके ब्रिटिश स्टाइल में कॉइन्स बनाते थे, और तब के 1 रुपये की वैल्यू होती थी 16 आना। 1947 में इंडियन रुपी को लीगल टेंडर बनाया गया। महात्मा गांधी वाली सीरीज तो 1996 में स्टार्ट हुई। बट इस 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के बीच में क्या क्या हुआ उस पर थोड़ी नजर डालते हैं। 1770 में फर्स्ट टाइम चेक्स इंट्रोड्यूस हुए। 1861 में गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम पूरा कंट्रोल लिया मिंटिंग ऑफ करेंसी का, सेमी गवर्नमेंट और सारे बैंक से। 1980 में फर्स्ट टाइम एटीएम आया, और फिर आया 21st सेंचुरी का रिवॉल्यूशन जब एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस आए 90s में। और डिजिटल वॉलेट्स लाइक पेटीएम को तो अभी 1 डेकेड भी नहीं हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं ये यूपीआई की इतनी चर्चाएं क्यों है, आखिर ये बैकएंड में काम कैसे करती है। जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का मैसेज हमारे पास 1 सेकंड में आ जाता है, उस 1 या 2 सेकंड में बैकएंड पे क्या चल रहा होता है उसकी बात करते हैं। इसमें 6 पार्टीज इन्वॉल्व है। एक आप है, एक शॉप वाले हैं जिन्हें आपको पेमेंट करना है, 3rd एंड 4th आपकी पेइंग बैंक एंड उनकी रिसीविंग बैंक है, 5th पेयर ऐप है जैसे कि जीपे, पेटीएम एटसेट्रा, एंड 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है एनपीसीआई, जिसने ये अमेजिंग टेक्नोलॉजी बनाई है। ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करता है, इसीलिए सेफ एंड सिक्योर है। अब ये 6 पार्टीज मिलके काम करते कैसे हैं। आपने आपके पेयर ऐप को गूगल पे, पेटीएम को रिक्वेस्ट दी, इन्होंने आपकी बैंक को रिक्वेस्ट दी कि अमाउंट ट्रांसफर करना है। आपकी बैंक ने पहले कंफर्म किया कि आपके अकाउंट में वो पेमेंट अमाउंट अवेलेबल है या नहीं है। अगर अमाउंट अवेलेबल है तो उन्होंने ये डेबिट करके और एनपीसीआई को ट्रांसफ़र कर दिया। अब एनपीसीआई ने ये रिसीवर बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया। अब रिसीवर बैंक ने वापस एनपीसीआई को कंफर्मेशन दिया, एनपीसीआई ने पेयर एप्लीकेशन को कंफर्मेशन दिया, और अब आप दोनों के मोबाइल्स पे ये सक्सेसफुल मैसेज आ जाता है। ये जो 2 या 4 सेकंड में हमारे पास सक्सेस का मैसेज आ जाता है, उसके बैकएंड पे इतना सेफ एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन प्रोसेस चलता है, 2-वे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस चलता है। इसीलिए इस एनपीसीआई के यूपीआई पेमेंट सिस्टम की इतनी तारीफें हो रही है। पर यूपीआई को क्यों लाया गया। हमारे पास आरटीजीएस था, आईएमपीएस था, हमारे वॉलेट्स में कार्ड्स हुआ करते थे, पेटीएम खुद, गूगल पे खुद, ये सब तो है। फिर यूपीआई इतना डिफरेंट क्यों। 1990 में हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस थी, बट वो काफ़ी आउटडेटेड थी। उससे सिर्फ सैलरी और पीएफ का डिडक्शंस वगैरह हो सकता था पॉसिबल। 2004 में आरटीजीएस लाया गया, पर इसमें अमाउंट लिमिट थी, 2 लाख से ज्यादा ही ट्रांसफर होता था और उस पर भी एक ट्रांजैक्शन चार्ज लगता था। 2005 में फिर एनईएफटी को लाया गया। इसमें 1 रुपए भी आप ट्रांसफर कर सकते थे, पर इसमें इन दोनों ही चीजों में, आरटीजीएस और एनईएफटी में, टाइम लगता था। यानी कि अगर आज आपने प्रोसेस किया है तो वो कल तक होगा। 2010 में इसीलिए एनपीसीआई ही आईएमपीएस को लेकर आए, और उन्होंने उसमें एक सिस्टम बनाया जिसके थ्रू आप कितना भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर सकते थे विद इन फ्यू मिनट्स। बट इसका प्रॉब्लम ये था कि जो आपको इसके लिए भी मर्चेंट को ऐड करना पड़ता था, जिस बैंक को ट्रांसफर करना है वो ऐड करना पड़ता था।
इसीलिए 2016 में एनपीसीआई ने ये गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है, आईएमपीएस, आरटीजीएस और ये सब डिफिकल्ट था क्योंकि इसमें सीवीवी, नेम होल्डर और सब ये कुछ डाल के और डिटेल्स ऐड करनी पड़ती थी। बट हमारा डेबिट कार्ड ने क्या बिगाड़ा था, या फिर हमारे पास पेटीएम, गूगल पे ये सब भी तो था। डेबिट कार्ड के लिए प्रॉब्लम थी कि इट इज एज गुड एज कैश, क्योंकि आपको कैरी तो उसे करना ही पड़ता था। एंड सेकेंड चीज है कि उसमें ट्रांजैक्शन फीस भी लगती थी। कुछ एमडीआर 2% तक चार्ज करते थे फ्रॉम द शॉपकीपर। एंड हमारे यहाँ जब मार्जिन 10% से भी कम होता है, 2 से 3% एमडीआर पे करना इज वेरी डिफिकल्ट। अब नेक्स्ट हुआ पेटीएम या गूगल पे, तो उसमें सामने वाले के पास भी पेटीएम ही होना चाहिए और आपके पास भी गूगल पे या पेटीएम ही होना चाहिए, मतलब विच एवर इज द एप्लीकेशन यू आर यूजिंग। यूपीआई लाने से ये हुआ है कि चाहे पेटीएम हो चाहे कुछ भी हो, आपको सिर्फ एक क्यूआर कोड चाहिए, यूपीआई कोड चाहिए, जिसके थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो और आप रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो या फिर आप एप्लीकेशन के कंट्रोल में नहीं हो। तो इसीलिए यूपीआई इज द बेस्ट। और तो और ये जो इतना स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड पेमेंट सोल्यूशन लाई है इंडिया, इसमें इस पे कोई ट्रांजैक्शन फीस चार्ज नहीं की जाती है, कंप्लीटली फ्री। यूपीआई की हमने इतनी सारी पॉजिटिव बातें की है, उसके बेनिफिट्स को समझा, उसके बैकएंड को समझा एंड एवरीथिंग, बट क्यों ऐसा है कि यूएस और चाइना को इससे थ्रेट है? ऐसा क्या है इस टेक्नोलॉजी में कि यूएस और चाइना को हम ओवर पावर कर पा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू? एक्चुअली अभी ऑल ओवर दी वर्ल्ड स्विफ्ट यूज होता है, जो यूएस की एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू पेमेंट्स ट्रांसफर होते हैं। अगर आपके पास स्विफ्ट कोड है तो आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इनफैक्ट अभी रशिया के वॉर के टाइम यूएस ने उनका स्विफ्ट सिस्टम बंद किया था, जिसकी वजह से रशिया के पेमेंट्स में बड़ी प्रॉब्लम आई। अब इंडिया का ये जो यूपीआई सिस्टम है, 10 कंट्रीज ऑलमोस्ट अडॉप्ट कर चुकी है या करने के लिए प्लान कर चुकी है। अगर वर्ल्ड में हर जगह ये सिस्टम, यूपीआई सिस्टम पहुंच गया, तो जो यूएस का स्विफ्ट है, जिसमें वो काफ़ी हैवी चार्जेस करते हैं, वो बहुत तगड़ी कंपटीशन देगा उसको। इनफैक्ट बंद भी हो सकता है, क्योंकि यूपीआई जो सिस्टम है उसमें कोई एडिशनल फीस या ट्रांजैक्शन फीस नहीं है। सो दैट्स द रीज़न यूएस को प्रॉब्लम है। चाइना हैव अ सिमिलर टेक्नोलॉजी विच इज़ नोन एज यूनियन पे, जिसको वो रशिया यूक्रेन वॉर में यूज़ करना चाहती थी, रशिया में अपना डोमिनेंस बनाने के लिए, बट इंडिया वेंट ओवर देयर एज वेल। हो सकता है रशिया भी यूपीआई को अडॉप्ट कर ले। क्या आपको लगता है इंडिया का ये स्टेप है टुवर्ड्स बिकमिंग अ मेजर ग्लोबल पावर? अगर आपको लगता है तो हमें कमेंट करके बताइए। और हमको इससे लगता है कुछ अच्छे दिन आ चुके हैं। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई ऐसा है जिसको लगता है डिमोनेटाइजेशन को कुछ भी अच्छा असर नहीं हुआ है, तो उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड करके बताइए कि पेमेंट सिस्टम में तो हमने एकदम तोड़ फोड़ मचा रखी है।